नमस्कार साथियों, आज आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत यूजीसी नेट जीआरएफ और टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंतर्गत टॉप 20 रचनाएं, रचनाकार, उनकी विधा और प्रकाशन वर्ष का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमारी पहली रचना कविता क्या है और जिसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये एक निबंध कला है और जिसका प्रकाशन वर्ष 1909 में हुआ है। कविता क्या है एक महत्वपूर्ण निबंध है। ये आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है और अगर आप एमए पाठ्यक्रम में भी आपके विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल होगा एमए विषय के अंतर्गत। कविता क्या है में शुक्ल जी ने कविता और कविता के तत्व, गुण, विशेषताओं का विस्तृत वर्णन किया है और इस निबंध से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण पंक्तियां भी कोटेशन के रूप में, कथन के रूप में विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती रहती हैं। तो कविता क्या है, रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। एक निबंध है और इसका प्रकाशन वर्ष 1909 में है। अगली बात करते हैं अकाल दर्शन। अकाल दर्शन के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल जी हैं, जिनका जन्म बनारस में हुआ है। यह एक काव्य रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष 1972 में है। तो धूमिल जी। अगली रचना कलगी बाजरे की रचनाकार अज्ञे जी है और इसका प्रकाशन वर्ष 1949 में है। यह एक काव्य रचना है। अगली रचना द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। ये हमारे विश्व प्रसिद्ध रचनाकार सुविंदानंद पंत की रचना है, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और इसकी रचना वर्ष 1934 है। श्री शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना है। यह एक निबंध है और इसका प्रकाशन वर्ष 1905 में हुआ है। बाल मुकुंद गुप्त जी। अगली रचना शासन के बंदूक के रचनाकार नागार्जुन जी है। यह एक काव्य रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1966 में है। नागार्जुन जी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अगली रचना है जिसके रचयिता विद्या निवास मिश्र जी हैं। ये एक निबंध है जिसका प्रकाशन वर्ष 1974 में हुआ है। अगर इसके कथानक की बात करेंगे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो जिस प्रकार माता कैकेयी अपने पुत्र श्री राम जी के विषय में चिंता करती हैं कि कैसे वो वनवास में रहते होंगे, कैसे विभिन्न ऋतुओं में वो संघर्ष करते होंगे और जब बारिश का मौसम आया होगा तो श्री राम जी का जो यशस्वी मुकुट है वो कैसे बचता होगा बारिश की बूंदों से, वह अवश्य ही भीग रहा होगा। उसी प्रकार जो लेखक हैं विद्या निवास मिश्र, इनका बेटा बाहर पढ़ाई कर रहा होता है और इन्हीं के मित्र के बेटी इनके घर पे आई होती है और काफ़ी आग्रह करने के बाद लेखक का बेटा और मित्र की बेटी
बाहर सिनेमा देखने जाते हैं और काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी वापस घर नहीं आ पाते हैं। जाहिर सी बात है, लेखक का दोनों लोगों से संपर्क नहीं हो पाता है और उनके सुरक्षा के बारे में जो नवयुवती लेखक के घर पे आई होती है, उसकी सुरक्षा के लेकर लेखक बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं। ये चिंता उसी समान है जैसे माता कैकेयी राम जी के बारे में चिंता कर रही है। उनकी जो चिंता राम जी से ज़्यादा उनके मुकुट के बारे में है, वैसे ही जो लेखक हैं उनकी चिंता अपने पुत्र के जगह पर जो नवयुवती जो उनके घर पे घूमने आई हुई है उसकी चिंता करते रहते हैं। और इस विषय में उन्होंने एक रचना लिखी है जो कि एक निबंध रचना है और 1974 में इसकी रचना की गई है। अगली रचना परिवर्तन है, पंत जी की रचना है। एक लंबी कविता है और इसका प्रकाशन 1964 में हुआ है। पंत जी इसके रचनाकार है, लंबी कविता है और प्रकाशन वर्ष 1964 में। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ये एक काव्य है और इसका प्रकाशन वर्ष 1961 में हुआ है। राही सुमित्रा कुमारी चौहान जी की एक कहानी है जिसका प्रकाशन वर्ष 1947 में हुआ है। लेखिका यानी कि सुमित्रा कुमारी चौहान एक लेखिका होने के साथ साथ में एक स्वतंत्रता सेनानी थी और वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। इसी सिलसिले में उन्हें अक्सर जेल जाना होता था। एक दिन जब वो जेल में गई और वहां पर एक राही नामक युवती से मिलती हैं। राही इस कहानी की मुख्य पात्र है जो ऐसे जनजाति से, ऐसे समाज से बिलोंग करती है, संबंध रखती है जिसे कोई भी जीविका चलाने का साधन नहीं मिल पाता है। वो ऐसे जाति से बिलोंग करती हैं जहाँ पर उनके लिए कोई रोजगार नहीं होता है। इसलिए जीवन यापन करने के लिए राही जो मुख्य पात्र है इस कहानी की, भीख मांगना ही उनका धनोपार्जन है। परंतु किसी कारणवश उनके पति की मृत्यु हो जाती है, उन्हें जेल बंद कर दिया जाता है, पुलिस उन्हें मारती पीटती है और उनके पति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे लेखिका सोचती हैं कि देश बदल रहा है, देश परिवर्तन कर रहा है, परंतु राही जैसी अनेक युक्तियाँ अपने जीवन के संघर्ष कर रही हैं। समाज में उन्हें अच्छा जगह नहीं मिल पा रहा है, यानी कि एक सिंपल सा जीवन जीने का भी मौका प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो राही की जो कहानी है वो सुमित्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। इस कहानी में सुमित्रा कुमारी चौहान जी, जिसकी ये कहानी है, प्रकाशन वर्ष 1947 है। सुमित्रा कुमारी चौहान जी फिर एक सपना भी देखती हैं जहाँ पे वो एक आश्रम खोली हुई हैं एक गांव में, जहाँ पे वे राही जिस समाज से संबंध रखती हैं उस समाज के लोगों को कुटीर उद्योग में, खेती के कार्यों में एक सम्मानजनक जीविकोपार्जन का साधन प्रदान करती हैं। लेकिन ये एक सपना ही, आप भी जानते हैं, वास्तविकता इससे परे है। बात करते हैं अगली कहानी कोसी के घटवार। शेखर जोशी जी की रचना है, प्रकाशन वर्ष 1957 है। ये भी एक कहानी है। कोसी घटवार ऐसे युगल जोड़ी की कहानी है जिनका मिलन नहीं हो पाता है। लेखक शेखर जोशी जी की कहानी कोसी घटवार का मुख्य पात्र में
एक युवक होता है जो फौज का सिपाही होता है, परंतु उसकी शादी नहीं हो पाती है क्योंकि वो अनाथ होता है। और उसकी एक प्रेमिका होती है वो उसी गांव की होती है जिस गांव का फौजी होता है। लोक लाज की डर से फौजी अपनी प्रेमिका को बोलता है कि आपके पिताजी जहाँ शादी कर रहे हैं आप वहीं शादी कर लीजिए। परंतु फौजी जब वापस रिटायर होकर आता अपने गांव आता है और वो एक जीविकोपार्जन करने के लिए समय को व्यतीत करने के लिए आटा चक्की खोल लेता है। और अचानक से उसकी वही प्रेमिका किसी दिन आटा पिसवाने उनके पास आती हैं, तो जिन्हें वो पहचान नहीं पाता है। परंतु जब वो वापस जा रही होती हैं फौजी के मना करने के बाद कि आटा जो पीसने का अभी समय या आपकी जो बारी है अभी नहीं आई हुई है, तो निराश युवती वापस जा रही होती है। परंतु उसी समय फौजी अपने प्रेमिका को पहचान लेता है, उन्हें वापस बुलाता है, उनसे पूछता है। तो प्रेमिका कहती है कि उसकी शादी हो चुकी जरूर है बट उसका पति मर गया है, उनका एक बच्चा भी है, पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है, अब वो इसी गांव में रहती है। परंतु उसके भाई, चचेरे भाई उससे जलन भाव रखते हैं। उनको लगता है कि जो लेखक की फौजी की प्रेमिका है वो संपत्ति मांगने का प्रयास करेगी। परंतु प्रेमिका कहती है कि वो अपने पिता की संपत्ति का एक अंश भी नहीं प्राप्त करेगी। और यहाँ पर कोसी घटवार में कहानी बताई जाती है, जहाँ पे अंत में भी फौजी का और उनकी प्रेमिका का मिलन तो नहीं हो पाता है, पर वास्तविकता ऐसा है जहाँ पर दो लोग अलग अलग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दोनों को अपने जीवन में किसी साथी की आवश्यकता है, परंतु लोकलाज की डर से एक दूसरे का हाथ नहीं थाम पाते हैं। अगली कविता राम की शक्ति पूजा जी है। ये एक लंबी कविता है निराला जी की। इस कविता को लिखने का तात्पर्य ये था कि जिस प्रकार रावण पर युद्ध पर विजय प्राप्त करने के लिए राम जी ने शक्ति पूजा की थी, आह्वान किया था शंकर भगवान का कि हे प्रभु हमें शक्ति दीजिए, हम दैत्य राक्षस पे विजय प्राप्त कर सके। उसी प्रकार निराला जी भारत के देशवासियों को आह्वान करते हैं कि वो अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, संपन्न बनाएं और वो ब्रिटिश साम्राज्य रूपी दैत्य से, राक्षस से विजय प्राप्त कर सकें और अपनी शक्तियों को एकत्रित करें भारतवासी, क्योंकि जब वो शक्तिशाली होंगे, ताकतवर होंगे, तभी वो विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत तिवारी निराला जी की रचना है। यह एक लंबी कविता है और इसका प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ है। अगली रचना है मेरी तिब्बत यात्रा, जिसके रचनाकार पंडित राहुल सांकृत्यायन जी हैं। यह एक यात्रा वृतांत है जिसका प्रकाशन वर्ष 1937 में हुआ है। आप अच्छे से जानते हैं कि जो पंडित राहुल सांकृत्यायन जी हैं ये हिंदी साहित्य में यात्रा वृतांत के जनक कहे जाते हैं। इनकी बहुत सी रचनाएं यात्रा वृतांत पर है और काफी प्रसिद्ध भी हुई हैं। अगली रचना ठकुरी बाबा, जिसके रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं, जिन्हें हम लोग आधुनिक मीरा भी कहते हैं। ये छायावास से संबंध रखती हैं। यह एक कहानी है ठकुरी बाबा।
जिसका प्रकाशन वर्ष 1945 में हुआ है। आप अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म में माघ मेला, जो माघ पक्ष आता है उसमें माघ मेला लगता है। माघ मेले में क्या होता है कि आप 1 महीने का वास करते हैं संगम जाकी, जो कि प्रयागराज के पास में स्थित है। आप वहाँ पर 1 महीने का वास करते हैं, वहीं पे खाना पीना बनाते हैं, दान पुण्य करते हैं, सुबह सुबह गंगा जी नहाते हैं। तो लेखिका अपनी एक दासी के साथ में, सेविका के साथ में प्रति वर्ष माघ मेले में 1 महीना व्यतीत करती है गंगा जी के तट पर प्रयागराज में। और वहीं पे उन्हें बिन बुलाए कुछ साथी मिल जाते हैं जो कि ग्रामीण अंचल के होते हैं, और उसी में से एक होते हैं ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा का जो हृदय होता है वो लेखिका से भी पवित्र महादानी होता है। उनकी अपनी कोई संतान तो नहीं होती है, परंतु वो अपने घर से बहुत सी सामग्री लाते हैं, और उस माघ मेले में जो उनके गांव के लोग होते हैं, तो जो कुछ भी उनसे मांगता है ठकुरी बाबा से, वह उसे स्वेच्छापूर्वक प्रदान कर देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जो माघ मेला का एक नियम कह सकते हैं, यह है कि आप किसी से खुद दान मत लीजिए, किसी से कोई चीज मुफ्त में मत लीजिए। इसलिए इस नियम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति ठकुरी बाबा को 1 चम्मच घी दे दिया, 1 कटोरी दही दे दिया, या थोड़ा सा चावल दे दिया, थोड़ा सा दाल दे दिया, परंतु उसके उपेक्षा वो उनसे काफी बड़ी मात्रा में बड़ी मात्रा में सामग्री प्रदान करता है। तो महादेव जी की ये कहानी एक रेखा चित्र भी है, किसी बारे में, ठकुरी बाबा के बारे में है, जो उन्हें प्रयागराज के माघ मेले में मिलते हैं। एक ग्रामीण अंचल से निवासी हैं। अगली रचना आपकी है भ्रमर गीत 7। ये आचार्य शुक्ल जी की रचना है। यह एक काव्य रचना है, प्रकाशन 1924 में है। अगली रचना दुलाई वाली, यह एक रचना राजेंद्र बाला घोष जी की कहानी है, जिन्हें आप बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। यह हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार कह सकते हैं इन्हें आप, जिन्होंने शुरुआत में अपनी जो कहानी है वो बंग महिला के नाम से लिखी हुई है। इसका प्रकाशन वर्ष 1907 है। शेखर एक जीवनी उपन्यास है। यह एक सच्चिदानंद हीरारथ वात्स्यायन अज्ञे जी रचना है। यह एक उपन्यास है। कहने को इसको नाम क्या है, शेखर एक जीवनी, लेकिन ये क्या है, ये उपन्यास विधा की रचना है, जिसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1945 में किया गया है। अगली जो रचना है वो कबीर है। इस रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जैसा कि आप जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल के महान कवि किसको माना है, कबीरदास जी को माना है। और वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल के महान कवि तुलसीदास जी को माना है। और ये जो रचना है कबीर, रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। एक काव्य रचना है और प्रकाशन वर्ष आपका 1942 है। अगली जो 2 रचनाएं हैं, खुदरे पैर और बादल को घिरते देखा है, यह नागा अर्जुन जी की रचना है। खुदरे पैर का प्रकाशन वर्ष 1961 है, और वहीं बादल को घिरते देखा है, इसका प्रकाशन 1953 है। दोनों ही आपकी
काव्य रचना है। तो आज के लिए इतना ही। यह एक जो हमने सीरीज चालू की हुई है, इसके अनेक पार्ट आते रहेंगे। धन्यवाद।